नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग बहुत अच्छे से होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। और आज अब शुरू करते हैं क्लास 10 का गणित का, उसमें प्रश्नावली 1.1। इसका सवाल है, इसमें भी एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न देते हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को लेकर के प्रयास किए हैं कि उन प्रश्नों को हमने हल करके दिखाएं, आपको बताएं कि ताकि एग्जाम में भी आए तो आप आसानी से कर लें। क्योंकि 1-2 महीने बाद एग्जाम होने वाला है, तो उस हिसाब से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि एग्जाम में जो जो क्वेश्चन आते हैं इसमें और सारे वीडियो, अभी 1.2 का मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप देख सकते हैं जाकर के मेरे चैनल पर। और अभी जो है मूल एग्जाम के उद्देश्य से मैं अभी बना रहा हूँ, तो इसको आप देख सकते हैं। पहला है कि निम्नलिखित संख्याओं की अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड, तो इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब यानी अभाज्य संख्या क्या है। पहले अभाज्य संख्या क्या है कि जो जिसका गुणनखंड, जिस तरीके से ये 4 है, ये 3 है, इन दोनों से हम समझ लेंगे कि अभाज्य संख्या क्या है। पहले तो ये 4 जो है ये 1 से भी डिवाइड हो सकता है, ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है और 3 से डिवाइड हो सकता है। ये 4 से भी डिवाइड हो सकता है। 3 जो है केवल 1 से और 3 से डिवाइड होगा। अब दोनों में अंतर क्या है? 3 जो है केवल 1 और अपने आप से डिवाइड होती है, और 4 जो है 1 से भी होगा, 2 से भी होगा और ये 4 से भी होता है। तो अभाज्य संख्या वो होती है जिसका गुणनखंड जो स्वयं से यानी अपने आप से तथा 1 से ही डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी भी नंबर से वो डिवाइड नहीं हो सकते हैं, वही अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या होती है। अब इन्हीं संख्याओं का जो गुणनखंड होगा ये अभाज्य गुणनखंड होगा, उसी को हमको इसमें निकालना है और इसी को देखते हैं ये कैसे होता है। पहला सवाल जो है 140 है, फर्स्ट जो है 140 है, इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालें? तो अब देखते हैं इस तरीके से करके है। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या क्या क्या हमने देखा है कि 2 हो सकती है, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इसके बाद में 11 हो जाएगा। ये अभाज्य संख्या है जो किसी और संख्या से विभाजित नहीं होगी, केवल 1 से होगी और अपने आप से होगी। तो उन्हीं से इसमें डिवाइड करके देखेंगे। तो पहला 2 से देखते हैं, तो ये हो जाएगा 70। दूसरा करेंगे तो 2 से करेंगे तो ये 35 बार में यानी 35 बार में ये कट जाएगा। अब 35 को कटाने के लिए अब यहाँ पर 5 से हम इसको कटा सकते हैं जो कि 7 बार में कटेगा, और 7 को 1, ये कट गया हमारा। तो यहाँ पर 140 का अभाज्य गुणनखंड अब क्या हुआ, तो लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड बराबर, अब देखिए क्या हो जाएगा, मैं नीचे लिख रहा हूँ 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7, यानी 2 का वर्ग गुणे 5 गुणे 7। 2 जितना बार है या जो भी संख्या जितनी बार है उसका पावर लगा देंगे, वही इसका गुणनखंड हो जाएगा, यानी यही इसका आंसर होगा। तो हम लोगों ने 140 का गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड हम लोगों ने निकाल लिया। उसी तरीके से दूसरा देखिए 156, 156 है, इसका अभाज्य गुणनखंड हम निकालते हैं। तो 156 जो है 2 से आपको मालूम है कि डिवाइड हो जाएगा, 2 से कट जाएगी। तो 2 7 14 हो गया, 1 है 2 8 16 हो जाएगा। फिर ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं, 2 3 6, 1 हासिल गया 18 हो गया, 2 9 18। ये 3 से डिवाइड हो सकता है 1 और 3, और 13 जो है ये 13 से ही कटेगा, ये दूसरे संख्या से नहीं कटेगा। तो ये इसका हुआ। तो यहाँ भी हम लिखेंगे कि 156 का अभाज्य गुणनखंड, 156 का अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ पर भी बराबर इसको लिखेंगे जो यहाँ पर किए हम लोग, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो बराबर यहाँ पर भी लिख सकते हैं, 2 2 बार है इसलिए 2 का वर्ग लिख सकते हैं, गुणे 3 गुणे 13। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा अभाज्य गुणनखंड होगा। इस तरीके का क्वेश्चन अगर एग्जाम में भी देता है तो हम इस तरीके का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे और इसको आंसर लिख देंगे। इसके अलावा आपका तीसरा है 3825 है, 5005 है, 7429 है। इसी तरीके से आप अपने करने का प्रयास कीजिएगा कि इसका आंसर क्या आएगा और करके देखिएगा।
अब इसके बाद हम अगले सवाल, इस प्रश्नावली का अगले सवाल के विषय में हम बात करेंगे। अब आइए इस प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न देखते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के मस और लस ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल मस गुणे लस है। अब मस मतलब महत्तम समापक और लस लघुत्तम समापक। अब मस और लस कैसे निकालते हैं यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि आगे क्वेश्चन मस और लस निकालने के लिए भी दिया हुआ है और वो भी यहाँ पर हम लोग निकालेंगे। इसको देखते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो एक फॉर्मूला होता है जब दो संख्याओं का मस और लस जब निकालते हैं तो इनमें मस और लस में दोनों संख्याओं में एक संबंध होता है, उसको हम देखते हैं कि पहला उस चीज को जान लेते हैं कि पहली संख्या, एक फॉर्मूला है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये फॉर्मूला यानी सूत्र है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे तो ये सवाल हल हो जाएगा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मस गुणे लस, मस गुणे लस। मस और लस क्या होता है इसको आगे हम लोग जानते हैं। देखते हैं कि मस क्या होता है। मस वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी हुई संख्याओं को विभाजित कर देती है। मस वो है एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक फैक्टर है जो कि दी हुई संख्या जो है उसको विभाजित कर देगी। तो दी हुई संख्या जिस तरीके से अगर हम मान लें कि 4 है और 12 है, ये संख्या दी हुई है, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सा होगा जो कि 4 को भी कटा देगा और 12 को भी कटा देगा। तो ये इसमें क्या हो सकता है, या तो सबसे छोटी संख्या हो सकती है या उससे छोटा हो सकता है। तो इसमें 4 एक ऐसा संख्या है, 4 एक ऐसा संख्या है जो कि 4 को भी कटा देगी और 12 को भी कटा देगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब जो होता है 4 भी हो सकता है। तो जो पूर्ण रूप से उभयनिष्ठ वो है जो दोनों को कटा दे, जो जिस संख्या को कटा दे, मस हो जाएगा। लस में क्या होता है कि लस जो होता है जिस तरीके का कि दी हुई संख्याओं से, इन जो दी हुई संख्याओं से वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। लस में लघुत्तम समवर्त में होगा कि जो दी हुई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे वो लघुत्तम समवर्त हो जाएगा। वो छोटी से छोटी संख्या, वो छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। अब आइए यहाँ पर देखते हैं, और ये निकालने की दो विधि है, एक तो है गुणनखंड विधि से और एक होता है भाग विधि से। दोनों विधि से हम लस भी निकाल सकते हैं और मस भी निकाल सकते हैं। तो अब देखते हैं पहले इसको हल करके। ये गुणनखंड विधि से पहले हम मस और लस ज्ञात करेंगे और उसके बाद में ये फार्मूला पर रखेंगे। तो पहला इसमें सवाल क्या है, पहला जो है 26 है और 91 है। तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 26 का निकालेंगे तो देखिए 26 का ये हो जाएगा, 2 से कटेगा ये 13 बार में हो जाएगा, 13 से कटेगा तो 1 टाइम में हो जाएगा, ये इसका होगा। तो 26 का हमारा निकल गया। तो 26 का क्या हो जाएगा, 2, 26 बराबर 2 गुणे 13, ये हमारा इसका गुणनखंड निकल गया। अब देखते हैं दूसरा, यहाँ पर 91, 91 का निकालते हैं। ये 2 से तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पर इसको हम 3 से कटाते हैं। 3 से भी नहीं कटेगा तो अब यहाँ पर किससे कटेगा, 7 से। इसी तरीके से देखें 2 से कटता है कि नहीं, 3 से कटेगा कि नहीं, 5 से कटेगा कि नहीं, नहीं कटेगा तो 7 से कट सकता है। तो 7 से कितना बार में कटेगा, 7 एक बार, 2 आएगा और 17 के 13 बार में कटेगा। फिर एक ये 13 से कट जाएगा एक बार में। तो इसका भी गुणनखंड क्या हो गया 91 का, 91 का हो गया हमारा 7 गुणे 13, 91 का हो गया 7 गुणे 13। अब इसमें देखते हैं कि पहले मस क्या होता है, मस कैसे निकलेगा। हम यहाँ पर इन संख्याओं का निकालते हैं, इसको फिर लिख देते हैं यहाँ पर, यहाँ से निकालते हैं। इसका हुआ 26 का बराबर हो गया आपका 2 गुणे 13 और 91 का हो गया हमारा 7 गुणे 13। अब मस क्या हो जाएगा इन सबों का, मस बराबर, मस में ध्यान रखना कि अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो उभयनिष्ठ है, जो सम में शामिल है, उसी को हम लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। तो जो सम में शामिल है, तो सम में क्या शामिल है, 13 है, यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, तो ये मस केवल 13 हो जाएगा। मस क्या हो जाएगा 13। इस तरीके से जितना भी गुणनखंड आएगा तो उसमें जो जो उभयनिष्ठ होगा, जो सम में होगा, उन्हीं संख्याओं को लेंगे और उसको गुणा करते जाएंगे और वही हमारा जो हो जाएगा मस होगा। अब बाकी किसी से हमको कोई किस संख्या से कोई मतलब नहीं रहेगी। अब देखते हैं इसका लसा निकालना है। लसा क्या होगा, लसा जो होगा
जो उभयनिष्ठ है उसको लेंगे, इसके अलावा जो कॉमन नहीं है, यानी कम से कम 2 में होना चाहिए, 2 में होगा तो 1 लिया जाएगा, जो किसी में नहीं है वो सारी संख्या को हम लिख देते हैं। तो सबसे पहले उभयनिष्ठ में एक 13 यहाँ पर रहेगा ही, गुणे, अब ये 2 भी नहीं है 7 भी नहीं है, किसी में कहीं कॉमन 2, कम से कम 2 में होना चाहिए, तो ये किसी में नहीं है, तो यहाँ पर 2 भी लिखेंगे गुणे और 7 भी लिखेंगे, और इसका जब 13 में 2 से गुणा करेंगे और फिर उसमें 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 182। कितना हो जाएगा? 182। इसका मतलब कि 26 और 91 का मौसा 13 हुआ और इसका लौसा जो होगा 182 हो गया, ये दोनों संख्या का। अब इस पर हम जांच करते हैं कि मौसा और लौसा जो होता है, ये पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल मौसा और लौसा के बराबर है कि नहीं है। तो अब इसी सूत्र पर हम रखते हैं, पहले क्या दिया गया है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लौसा। अब इस सूत्र पर रख करके हम देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा। अब इसमें पहली संख्या क्या है? 26 है, दूसरी संख्या क्या है? 91 है, बराबर लौसा इसका क्या है? यहाँ पर लौसा और मौसा, लौसा क्या है? यहाँ पर 182 है, गुणे मौसा क्या है? यहाँ पर 13। अब इसको हल करेंगे तो 26 में 91 से जब हम गुणा करेंगे, 26 में 91 से गुणा करेंगे तो ये 2366 आएगा। 26 में 91 से हम जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2366। उसी प्रकार से जब 182 में 13 से गुणा करेंगे तो ये भी आएगा 2366। तो हमें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हो रहा है, इसी को हमको यहाँ पर क्या करना है? जांच करना है। तो यहाँ पर लिख देंगे राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, यानी ये दोनों हमारा ये प्रूफ हो गया कि दोनों बराबर हो गए। तो यहाँ पर प्रूफ कर लिए कि दो संख्याओं का गुणनफल मौसा और लौसा के बराबर होता है। तो ये सवाल है। इसी तरीके से आप 510 और 92, 336 और 54 का इसी हिसाब से कर सकते हैं, इसी फार्मूला पर रख करके ये गुणा करके आप कर सकते हैं। ये अगला सवाल। अब इसमें हम अगला सवाल, तीसरा सवाल को आपको करके दिखाते हैं। अब आइए इस प्रश्नावली 1.1 का तीसरा सवाल देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के मौसा और लसा ज्ञात करना है। इसका मौसा और लसा ज्ञात करना है केवल। अब देखते हैं कैसे होता है। पहला सवाल क्या है? 12, 15 और 21। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड 12 का करेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 का हो जाएगा 6, फिर 2 से कटेगा 3 बार में और 3 से 1 हो गया। ये इसका हो गया 12 का हो गया। अब है 15। 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 3 से होगा 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। 21 का देखते हैं। फिर ये 3 से होगा, 3 से 3 7 21 हो गया, फिर ये 7 से होगा 1 बार में हो गया। अब ये इसका गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड निकल गया। अब तीनों का लिखते हैं कि 12 का हमारा क्या हो गया? 2 गुणे 2 गुणे 3, ये 12 का हो गया। और 15 का क्या हो जाएगा? 15 का बराबर हो जाएगा 3 गुणे 5, ये अभाज्य गुणनखंड हमारा 15 का निकल गया। 21 का देखते हैं। 21 का हो जाएगा 3 गुणे 7, ये 21 का गुणनखंड हो गया, ये अभाज्य गुण। तो सबसे पहले इसी तरीके से अभाज्य गुणनखंड हम निकाल लेंगे। उसके बाद देखते हैं मौसा। सबसे पहले इसका मौसा क्या हो जाएगा, यानी 12, 15, 21 का मौसा क्या हो जाएगा, इसको देखते हैं महत्तम स्थान पर। तो मौसा पर पहले ही हम लोग जान चुके हैं कि जो भी गुणनखंड है इसमें उभयनिष्ठ होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। जो सम में है तो 2 है, 2 ये सम में नहीं है, ये भी 2 सम में नहीं है, ये 3 है, 3 तीनों में है, यहाँ पर भी है, ये भी है और ये भी है, यानी 3 है उभयनिष्ठ। तो जो उभयनिष्ठ होगा उसी को लिख देंगे। तो मौसा क्या हो जाएगा? ये 3 होगा। अब लौसा क्या होगा? लौसा को देखते हैं। लौसा में क्या करते हैं कि सबसे पहले देखेंगे कि उभयनिष्ठ तो लेंगे ही, इसके अलावा सबसे जो नहीं मिला है, 2 है, 2 देखिए किसी में नहीं है, इसमें 1 में और भी रहता है तो उसका 1 ले लेते, लेकिन ये किसी में नहीं है तो ये 2 हो गया। फिर ये भी 2 किसी में नहीं है तो ये भी 2 ले लेंगे। फिर उसके बाद 3 को देखिए, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये कॉमन है। तो जो उभयनिष्ठ होगा उसको 1 बार लेंगे, तो ये हो गया 3 गुणे। अब देखिए 5 कहीं नहीं है, इसमें किसी में नहीं है, तो ये 5 1 बार है तो केवल 5 लिख देंगे।
और 7 है तो इसको 7 लिख देंगे और इसको गुणा कर देंगे। ये कितना हो जाएगा? तो 2 दूनी के 4 हो गया, 4 3 12 5 60 और 60 में 7 से गुणा करेंगे तो ये 420 हो गया। इसका मतलब कि 12 15 और 21 का मौसा 3 होगा और 12 15 और 21 का लसा 420 होगा। इसी तरीके से हम इसको निकालते हैं। अब देखते हैं अगला एक 17 दूसरे सवाल को 17 का निकालेंगे। तो 17 का बराबर आप जान रहे हैं कि 17 का कोई गुणनखंड नहीं होगा, केवल 1 से कटेगा, तो इसलिए 1 गुणे 17 होगा। 23 का भी आप जान 23 भी नहीं कटेगा किसी संख्या से, तो 1 गुणे 23 हो गया। यहाँ पर 29 है, 29 भी नहीं कटेगा, तो 1 गुणे 29 हो गया। ये हो गया हमारा। अब इसमें क्या है कि अब मौसा निकालते हैं। मौसा क्या हो सकता है? जहाँ पर कोई हमको नहीं मिलेगा तो यहाँ पर क्या है? 1 हो गया मौसा, क्योंकि कोई इसमें उभयनिष्ठ नहीं है, केवल एक ही है जो कि 1 से सब कटेगा, तो ये मौसा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब लसा देखते हैं कि लसा क्या होता है। तो लसा जो है यहाँ पर उभयनिष्ठ 1 है, तो 1 से गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा, इसलिए उस पर क्या है? 17। 17 कहीं नहीं है, फिर 23 कहीं नहीं है और फिर 29 कहीं नहीं है। अब इसका क्या हो जाएगा? इसमें जब गुणा करेंगे हम तो 11,339, इसका गुणा कितना आ जाएगा? 11,339, ये गुणा करेंगे तो हमारा ये उत्तर आ जाएगा। तो इसमें 17 में 23 से, 23 में 29 से करेंगे तो इतना हो जाएगा। तो इस तरीके से हम मौसा और लसा ज्ञात करते हैं अभाज्य गुणनखंड के द्वारा। अब तीसरा सवाल है, इसको आप अपने से कीजिएगा कि आगे। अब इसके बाद में अगला चौथा सवाल बताते हैं जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकांश परीक्षा में उस सवाल को पूछा गया है। अब आइए देखते हैं इस प्रश्नावली 1.1 का चौथा सवाल, जो ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये परीक्षा में कई बार इस तरीके से सवाल पूछा भी गया है। तो अब देखते हैं क्या है। मौसा 306 657 बराबर 9 दिया हुआ है। इसका मतलब कि 306 और 657 का मौसा हमको 9 दिया गया है। अब यहाँ पर लसा 306 657 का ज्ञात करना है। हमको दो संख्या दी गई है, उसका मौसा दिया गया है, इसका लसा ज्ञात करना है हमको इसी तरीके से। तो एक फॉर्मूला जो पहले ही बताए थे कि दो संख्या का गुणनफल जो होता है हमेशा लसा और मौसा के गुणनफल के बराबर होता है। तो उसी को हम हल करते हैं। देखते हैं कि पहला सूत्र क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है। सूत्र जो है दो संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लसा गुणे मौसा। अब इस पर कोई भी सवाल हम बना सकते हैं। अब जैसे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या है, या दिया होगा दो संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों एक साथ रहेगा। पहली दूसरी संख्या ना देकर के उसमें दिया भी हो सकता है कि दो संख्या का गुणनफल इतना है, इसका लसा इतना है, तो मौसा ज्ञात कीजिए। इस तरीके से कोई भी घुमा करके सवाल हमसे पूछा जा सकता है। तो देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मौसा। अब इसमें जो पूछेगा उस हिसाब से, अगर दूसरी संख्या पूछता है तो लसा गुणे मौसा करके के बटा में पहली संख्या कर देंगे, तो एक हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा। जो निकालना होगा उसमें हम निकाल सकते हैं। अगर दूसरी पहली संख्या है तो ये इसके बटा में दूसरी संख्या कर देंगे। अगर लसा पूछता है तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा मौसा कर देंगे। अगर मौसा पूछेगा तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा लसा कर देंगे। इसमें से 3 दिया रहेगा और एक कोई पूछेगा तो उसके बटा में करके हम निकाल देंगे। अब इस सवाल को देखते हैं क्या क्या दिया गया है। तो इसमें दिया गया है पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो बराबर हम इसको क्या निकालना है, इसमें लसा ज्ञात करना है। तो लसा बराबर क्या हो सकता है, तो देखते हैं। लसा बराबर ये फॉर्मूला क्या बन सकता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा में लसा पूछ रहा है तो बटा में क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। अब पहली संख्या दूसरी संख्या इसमें देखते हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि पहली संख्या कितना दिया गया है, 306 है। दूसरी संख्या बराबर 657 है। और मौसा क्या दिया गया है, मौसा इसमें दिया गया है 9। मौसा बराबर 9, मौसा 9 दिया गया। बस इस केवल फार्मूला पर इसको रख देना है। अब देखते हैं लसा बराबर, अब हमको हल करना है। लसा इक्वल टू पहली संख्या क्या है,
306 गुणे दूसरी संख्या क्या है 657 बटा में मौसा कितना होगा, तो मौसा हमारा दिया गया है 9 है, तो इसके बटा में 9 कर देंगे। अब इसी को हल कर देंगे तो हमारा लसा निकल जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो 9 से ये कटेगा, ये 29 हो गया और 9 36 हो गया, 4 बार में कट देगा। अब 34 में हमको कितना से गुणा करना है 657 से, तो 34 में 657 से गुणा करेंगे तो ये से 22,338 आएगा। 22,338 ये हमारा आंसर होगा। इसको गुणा आप कर लेंगे तो ये इतना आ जाएगा 22,338। तो हमें उम्मीद है कि इसको समझ गए होंगे। इस प्रश्नावली में मैं परीक्षा के हिसाब से ही प्रश्न को हल करने का प्रयास किया है कि जो जो एग्जाम में आते हैं अधिकांश ये एग्जाम में दिया हुआ है। इसके पहले 1.2 का भी एक वीडियो बना चुके हैं जो वो भी एग्जाम में, यानी इन प्रश्नावली को कम से कम 5 नंबर का सवाल हमको मिलता है और पूरा उसमें मैंने किया है, इसको भी बता दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे देखकर लाभान्वित होंगे, आपको फायदा होगा। और अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे और भी वीडियो हमें बनाते रहें, आपको मिलते रहें। धन्यवाद।